मेरी बिरादरी मिसिंग का मतलब उन लोगों से है जिनकी जिंदगी नदी के इर्द गिर्द घूमती है। मुझे बचपन में बताया गया कि हमारी बिरादरी का ताल्लुक यांगसी और वांगहो नदी किनारे उत्तरी पश्चिम चीन में रहने वाले मंगोलों से रहा है। करीब 4000 साल पहले मेरे पूर्वज वहां से भारत आए और अरुणाचल प्रदेश की धरती पर सुवानश्री और सियांग नदी की गोद में बस गए। यहां वो कई सदियों तक रहे और शायद इसीलिए हमारी बिरादरी आदि, निशी, अपातनी और अरुणाचल प्रदेश के हिल मेरी प्रजातियों से मिलती जुलती है। इस इलाके में आदिवासियों के बढ़ने और जमीन के कम पड़ने की वजह से कुछ लोग जमीन की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। यहां उन्हें ब्रह्मपुत्र नदी मिली, जो दुनिया के सबसे बड़े द्वीप माजुली के चारों ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र को संस्कृत में ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। हिंदुओं में मान्यता है कि ब्रह्मा ही ब्रह्मांड के रचयिता हैं। मैं सिर झुकाकर मिसिंग की रचना के मिथक को याद कर रहा हूं और इसी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज हम मिसिंग असम के दूसरे सबसे बड़े आदिवासी समूह हैं, जिसकी आबादी 5 लाख है। यह समूची आदिवासी आबादी का 16% है। माजुली में हमारी बिरादरी के ज्यादातर आदिवासी रहते हैं। वैसे इन्हें असम के दूसरे हिस्सों में भी पाया जाता है। हमारे लिए सूर्य और चंद्रमा सबसे बड़े आराध्य देवता हैं। हम सूर्य को डॉनयी और चांद को पोलो कहते हैं। हम चंद्रमा को अपना पिता और सूर्य को मां मानते हैं। हमारी परंपरा में कोई भी सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान बिना चंद्रमा और सूर्य की पूजा और उनके आशीर्वाद के बिना शुरू नहीं होते। सूर्य और चंद्रमा की पूजा को डोबोर पूजा कहा जाता है। इसमें जानवरों की बलि देने की भी प्रथा है। हमारे गांव के बुजुर्ग मोरोंग नाम की सामाजिक व्यवस्था का भी जिक्र करते हैं, जहां किशोर लड़कियां और लड़के एक साथ रहते थे। हालांकि ये व्यवस्था अब ज्यादा चलन में नहीं रह गई है। परिवार के छोटे सदस्यों को अलग रखकर युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। वो जंगली जानवरों और दूसरे आदिवासियों से गांव की रक्षा करते थे। मोरोंग में युवा लड़के और लड़कियों को नाच और गाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। दरअसल ये मोरोंग एक तरह से स्कूल होते थे, जहां हमारी परंपराएं सहेज कर रखी जाती थी और इनका खास सामाजिक और सांस्कृतिक मकसद होता था। हम आधुनिक युग में माजुली में स्कूल और कॉलेजों से दुनिया के बारे में जानते समझते हैं। हम ऐसे आधुनिक युग में हैं जहां मीबू कहलाने वाले ओझा, अतीत के इतिहासकार और सटीक भविष्यवाणी करने वाले बुजुर्ग यहाँ की आदिम और पारंपरिक आदिवासी औषधियों के वैद्य के रूप में पहचान पाने के संघर्ष में रत हैं। सिंह मानते हैं कि कई आत्माएं विनाश और मौत के लिए जिम्मेदार हैं। वो इंसान और उन आत्माओं के बीच माध्यम है। मीबू में कुछ पारलौकिक शक्तियां होती हैं, जिससे वो इंसान की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। मुमकिन है मीबू को पढ़ना लिखना नहीं आता हो, लेकिन उसमें आदिवासियों के इतिहास को अमर गीतों में ढालने की क्षमता होती है। कहा जाता है कि एक युद्ध के दौरान खुद को बचाने के लिए मिसिंग ने अपने ककहरों को खत्म कर लिया। इसकी वजह से हमारे पास आज कोई प्राचीन लिखित लिपि नहीं है। हमारी भाषा तिब्बत बर्मी परिवार से ताल्लुक रखती है, जिसे हमने अभी तक संजो रखा है। इसके साथ ही हम असमी भाषा भी बोलते हैं। मिसिंग आदिवासी जीवन प्रकृति से प्रेरित और परंपराओं से निर्देशित है। बुनाई हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। कहते हैं कि मिसिंग लड़कियां गुड़ियों से भी पहले छोटे हथकरघों के खिलौनों से खेलती हैं। मान्यता थी कि अगर योद्धा की पत्नी रणभूमि में जाने से पहले अगर उसका वस्त्र नहीं बुनती तो उसका विजेता होकर लौटना मुश्किल था। इसीलिए किसी भी कन्या का विवाह उसके बुनाई की कला में प्रवीणता पर निर्भर हुआ करता था। ऐसा आज भी देखा जा सकता है। हमारी ताने बाने वाली ज्यामितीय संरचनाएं प्रकृति के रंगों की झलक देती हैं। महिलाएं इस एगे को स्कर्ट की तरह पहनती हैं, जिसे मेखला भी कहा जाता है और इसे खास मौकों पर पहना जाता है। हम मुख्य पहनावे साड़ी को गेरो कहते हैं। पुरुष धोती पहनते हैं, जिसे उगोन कहते हैं,
और कमीज को गालुक। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि ऐसे प्राकृतिक और इंसान द्वारा बनाई गई खूबसूरती में हूं। हमारे प्रेम गीत और वीर गाथाएं प्रकृति, उसकी खूबसूरती और महान ब्रह्मपुत्र नदी का गुणगान करते हैं। लेकिन मिसिंग लोगों के लिए नदी के किनारे रहने की कीमत भी चुकानी पड़ती है, और वो है बाढ़ से जूझना। हमारे घर बांस से बने होते हैं जो बाढ़ का सामना कर सकते हैं। हम इसे सांग घर कहते हैं, जिसमें पशु निचले हिस्से पर रहते हैं। हमारे घर इस तरह से बने होते हैं ताकि लोग रहने के अलावा पानी से बचे भी रह सकें। हालांकि अब ऐसे घर भी बन रहे हैं जो सीमेंट और ईंटों से बने हैं। बांस की जगह पक्की नींव डाली जा रही है, लेकिन बांस से बने परंपरागत घर आज भी अपना वजूद बरकरार रखे हैं। हमारी बिरादरी में ये एक अच्छी बात है कि हम अपने घरों में ताले नहीं लगाते, क्योंकि हमें इसकी कभी जरूरत महसूस ही नहीं होती। हमारे लिए आपसी विश्वास सबसे बड़ी चीज है। हम शांति और प्यार से रहने वाले एक समाज में रहते हैं। हमारे समाज में साझा परिवार का चलन है। यहाँ तो एक परिवार ऐसा भी है जिसमें सदस्यों की तादाद 86 है। There are 86 members in our family. चूल्हे या मरम के आधार पर घरों के दो हिस्से किए जाते हैं, जिन्हें रिसिंग और कोकटोक कहते हैं। रिसिंग घर का सबसे पवित्र और सम्मानजनक हिस्सा माना जाता है, जहां घर के पुरुष सदस्य बैठते और खाना खाते हैं। महिलाएं जिस हिस्से में रहती हैं, खाना बनाती हैं, उसे कोकटोक कहते हैं। ये दिलचस्प है कि घर के रिसिंग हिस्से में रहना और बैठना काफी गौरव की बात मानी जाती है, जिसका आनंद केवल घर के पुरुष उठाते हैं, जो अपने को महिलाओं से श्रेष्ठ मानते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है। गेहूं, चावल और सरसों यहाँ की मुख्य फसल है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, लेकिन मछली पालन का भी इसमें काफी हिस्सा होता है। हाल ही में कृषि और मछली पालन का इस्तेमाल कारोबारी लिहाज से बढ़ा है, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आ रहा है। मिसिंग लोग मूल रूप से खेतिहर हैं। चावल अभी भी हमारी मुख्य फसल है। भातर লগত আমাক মাছ মাংস লাগে আর তার তরকারি। शादी से पहले हमारे यहाँ दूल्हा और दुल्हन को अपने अपने ससुराल में कम से कम 5 दिन उनके खेतों में काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ शादी की परंपरा अब भी पुरानी लीक पर चल रही है। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। बदलाव आया है तो केवल इतना कि आज मेरे जैसे दूल्हे को खास मेहमान के तौर पर नवाजा जा रहा है। हमारी बिरादरी की बाकी महिलाओं की तरह मेरी पत्नी भी बैल, मुर्गियां और सुअर रख सकती है, और इससे होने वाली कोई भी आमदनी उसकी मानी जाएगी। पहले हम झूम खेतिहर थे, लेकिन मैदान के निवासियों के मेलजोल ने हमें स्थायी खेतिहर बनना सिखाया। इसने भूमि पालक होने की मूल कल्पना को बदल डाला। आज हम अपनी ही जमीन पर वार्षिक किराएदार की तरह रहते हैं। पारंपरिक और सांस्कृतिक तौर पर हम मिसिंग भूमि स्वामित्व के लिए झगड़ा नहीं करते। हालांकि बढ़ती हुई जनसंख्या और भूमि के क्षरण ने इनकी कीमत बढ़ा दी है। हर परिवार का उस जमीन पर मालिकाना हक है जिस पर वो फसल उगाता है और खेती करता है। हमारे यहाँ कोई भी भूमिहीन परिवार नहीं है। महिलाएं भी खेतों में काम करती हैं। जिन परिवारों के भी खेत हैं, उन्होंने खेतों में मिलजुल कर काम करने की व्यवस्था को विकसित किया है। उसे रिकबो कहते हैं। इसका मतलब है हर परिवार अपने एक सदस्य को दूसरे परिवार को खेतिहर काम में मदद करने के लिए भेजता है। आदिवासी रीति रिवाजों में इस तरह का सहयोग भाईचारा बढ़ाने के लिए जरूरी माना जाता है। इसके लिए कोई मेहनताना नहीं दिया जाता और काम पूरा होने पर जश्न मनाया जाता है। हमेशा की तरह इस जश्न में घर में बनाई मनपसंद शराब अपोंग का प्रचलन है। आदिवासियों में अपोंग देने की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितने की आदिवासी। अपोंग प्रतीक है हमारे जीवन में खुशहाली का। हमारी शुरुआत एक मांसभक्षी धर्म के तौर पर हुई। हम पूर्वजों की परंपराओं पर विश्वास करते हैं और हम उसे बरकरार रखना चाहते हैं। हम इसे ओराम पुसम कहते हैं। एक जमाने में हम गाय के मांस को खाते थे। हमारे पूर्वज 15वीं शताब्दी के हिंदू सुधारवादी श्री शंकर देव से काफी प्रभावित हैं। बाद में हमने गाय का मांस खाना छोड़ दिया, लेकिन धार्मिक समारोहों में हम मीट और मछली का प्रयोग करते हैं।
बाद में एक नया धर्म सामने आया जिसे केवालिया कहा गया, जो कि हमारी पारंपरिक मांसभक्षी रिवाजों और हिंदू परंपरा का मिला-जुला रूप है। कुछ परिवारों ने मांसाहार से अपना विश्वास खत्म कर दिया और वो पूरी तरह से शाकाहारी बन गए। ये अपने को भगवती कहते हैं। ये भगवती कृष्ण के भजन गाते हैं और हरि नाम का जाप करते हैं। ये शंकर देव की धार्मिक रीतियों का अनुसरण करते हैं। सच तो ये है कि हम हिंदू और मांसभक्षी धर्मों के मिले जुले सार्थक रूप को मानते हैं। हम मंदिरों में पूजा करते हैं। इसे सतरा कहा जाता है, जिसे शंकर देव के अनुयायियों ने बनाया है। हमारा धर्म जो भी हो, हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते ही हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं हमारे परिवार की भलाई और समृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। महिला पूर्वजों का आह्वान नहीं किया जाता। इसके पीछे ये भावना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी कोई खास भूमिका नहीं है, भले ही नवजात शिशु का जन्म हो या उर्वर भविष्य। किसी परिवार में बेटा न होने पर बच्चे को गोद लेने का रिवाज है। हम मानते हैं कि ईश्वर की पूजा और अपने मृतक पिता की आत्मा को शांति दिलाना बेटे का ही धर्म है। हमारे आदिवासी पितृ प्रधान समुदाय में बेटे को सबसे अहम दर्जा दिया जाता है। सभी सदस्यों के एक साथ रहने से परिवार में नजदीकी बढ़ती है। परिवार के बेटे की हैसियत से मैं पारिवारिक मामलों में दूसरा स्थान रखता हूं, भले मेरा परिवार में जन्म हुआ हो या मुझे गोद लिया गया हो। पिता की मृत्यु के बाद बेटा अपने आप पिता की जायदाद का मालिक बन जाता है। परिवार पर उसका अधिकार होता है और परिवार के फैसलों में उसकी राय अहम होती है। हमारे समाज में मरे हुए व्यक्ति को दफनाने का रिवाज है। विधवा अपने पति के भाई से शादी कर सकती है यदि वो अविवाहित है। बहुपत्नित्व कभी कभार दिखता है, लेकिन रिवाज एक पत्नी का ही है। यहाँ पुरुष एक से ज्यादा शादी कर सकता है, बशर्ते वो अपनी पहली पत्नी और उसके बच्चों का पालन पोषण करने में सक्षम हो। किसी भी हालत में महिलाओं को संपत्ति का वारिस बनने या अपने पति को तलाक देने का अधिकार नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज में औरतों को पुरुषों की तुलना में नीचा स्थान प्राप्त है। इसके बावजूद मिसिंग समाज में महिलाओं के खिलाफ ज्यादतियों से जुड़े अपराध की घटना शायद ही कभी सुनी गई। फिर भी पुरुष ही केबांग कहलाने वाली ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। केबांग समाज में शांति और सद्भाव कायम करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। ये आदिवासियों की खुद की न्याय व्यवस्था का उदाहरण है। गांव की पंचायत के फैसलों का सभी सम्मान करते हैं। किसी भी स्वयं शासित आदिवासी सरकार की तुलना में गांव के प्रतिनिधियों द्वारा फौरन किए गए फैसले को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। हाल तक हम केवल केबांग न्याय व्यवस्था पर भरोसा करते थे, लेकिन अब हम लोगों ने प्रशासन की मदद लेनी शुरू की है। हमारे समुदाय की खुशहाली का सारा दारोमदार अच्छी पैदावार पर निर्भर करता है। अली आई लिगांग हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। अली बीज है, आई फल है और लिगांग है रोपना, जिसका अर्थ है बीज बोना और फल चुनना। त्योहार फरवरी के पहले बुधवार को मनाया जाता है, जिसके बाद धान बोने का समय आता है। रिवाज के मुताबिक पहले बीज की रोपाई का काम परिवार के मुखिया करते हैं। साथ ही वो उर्वरता और समृद्धि की देवी का आह्वान अच्छी फसल के लिए करते हैं। समारोहों में अपोंग के बांटने के बाद भव्य नाच गाने का कार्यक्रम होता है। इसमें परंपरागत वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ढोल और ताल, जिनमें अनंत जीवन चक्र की गूंज सुनाई देती है। इनके नृत्यों में धान की फसल की बुआई से कटाई तक के अलग अलग चरण हैं। थिरकते शरीरों के नृत्य से पृथ्वी की कोख को थपथपाया जाता है ताकि वो अच्छी फसल दे। ज्यादातर गाने परंपरागत वीर गाथाओं पर आधारित होते हैं। हमारे मौखिक साहित्य की समृद्धता का प्रमाण इसकी विविधता है। लोक गाथाएं हमारी अभिव्यक्ति का मुख्य अंग हैं और नृत्य और गीत गाना हमें बहुत भाता है। अबांग भक्ति के सबसे पुराने और लोकप्रिय गीत हैं। ये एक मीबू से दूसरे मीबू तक की विरासत है।
कुछ अबांग रचना के मिथक से जुड़े हैं, बाकी आदिवासियों की काव्यात्मक परंपरा की समृद्धता को दर्शाते हैं। हर मौके के लिए गीत और वीर गाथाएं हैं। शादी के गीतों को मिदंग नितम कहते हैं। कबंग यानी मिसिंग वीर गाथा शोक और दुख प्रकट करने का माध्यम माने जाते हैं। प्रेम गीतों को ओनितम कहा जाता है। ये धुनें बेहद लोकप्रिय हैं और ये प्रेम और दर्द के बीच के रिश्ते की बखूबी व्याख्या करते हैं। हमारे और प्रकृति के बीच बहुत खूबसूरत रिश्ता है। हालांकि आधुनिकता दुनिया में फैलती हुई धीरे धीरे हमारे बीच घर करती जा रही है, फिर भी हम प्रकृति से मुंह नहीं मोड़ सकते। कुदरत के साथ जुड़े होने से हम हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहे हैं। आज हम में से करीब 35% लोग लिखने और पढ़ने में सक्षम हैं। शिक्षा ने प्रकृति से हमारा संबंध और मजबूत किया है। इससे हमने सीखा है कि भूमि का क्षरण कैसे रोकें और पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। इसी ने नदियों और झरनों, प्राकृतिक रंगों और उसकी छटाओं से हमारे प्रेम प्रसंगों को जीवित रखा है। एक मिसिंग व्यक्ति पानी की एक बूंद में विश्व, जंगली फूल में स्वर्ग और बरसात की फुहारों में अनंत को देखता है।